नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम काफ़ी समय बाद एक वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट होगा या नहीं होगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो या ना हो, बट आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, जैसा कि गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड करी गई उसमें ये है कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा। ओके, उसी वजह से मैंने सोचा कि जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो भी मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन है, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ओके, फोर्थ सेमेस्टर के जो साइंस के क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से दिष्ट धारा का प्रयोग किसमें करते हैं। दिष्ट धारा का प्रयोग जो है वो आपका जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं वो टॉर्च में होता है। बाकी आप पंखा है, टीवी है या कूलर है, ये आप डायरेक्ट करंट से सप्लाई, इसमें डायरेक्ट करंट की सप्लाई होती है, इस वजह से इसमें आपका दिष्ट धारा नहीं होती। जो सही ऑप्शन आपका होगा वो इसमें टॉर्च होगा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आए हुए क्वेश्चन है वही हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की जो कड़ी है उसको युगलिना कहा जाता है। ओके, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार इसमें पिन पॉइंट कर दिया है। चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ जिसको हम इंग्लिश में मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिज्म होता है वो आपको पता होगा लोहे में या आयरन में होता है। ओके, उसके बाद तांबे में होता है। बाकी पीतल और रबड़ में किसी तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। आपका तांबे में, कॉपर जिसको हम कहते हैं, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन लोहे में सबसे ज्यादा होता है। और लोहे में भी अगर बात करी जाए, अगर आपसे मैं पहले भी जब थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, तब भी मैंने डिस्कस किया था, आपसे बताया था कि इन क्वेश्चंस को आप केवल डीएलएड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। डीएलएड में तो एक क्वेश्चन आए ही हुए हैं, बाकी अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी साइंस है, जनरल साइंस जिसको हम जीएस कहते हैं, तो जीएस के भी पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चुंबकीय पदार्थ तो लोहा हो गया, लेकिन लोहे के भी, जिसको आयरन कहते हैं, तो आयरन के भी बहुत सारे खनिज हैं। उन खनिजों में जो मैग्नेटाइट है उसकी जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है, वो सबसे ज्यादा होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पहले। ओके, थर्ड नेक्स्ट कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं मतलब जिसको हम रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स का इसका जो निर्माण होता है वो आपका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको हम अस्थिमज्जा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें स्टार टिक कर दिया हुआ है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, वो किस धातु का बना होता है? ये आपको पता होगा, टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का कभी कभी सिंबल पूछता है एग्जाम में, तो सिंबल इसका जो है वो W होता है। ओके, बाकी चांदी है आपका ऑप्शन में, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, लेकिन सही ऑप्शन जो होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है। विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है। सबसे जो आपका एसआई सिस्टम जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, उसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। बाकी कूलाम, सेकेंड, वोल्ट, ये भी ऑप्शन है। वोल्ट तो आपका विभवांतर या विद्युत विभव का मात्रक है। कूलाम जो है वो आवेश का है। सेकेंड जो है वो टाइम का है, जिसको हम समय कहते हैं। हेमाटाइट किसका अयस्क है? देखिए, अभी हमने पिछले ऊपर जो क्वेश्चन आया था चुंबकत्व में, तो उसमें हमने बात करी थी मैग्नेटाइट की। ओके, लोहे का ओर है। इसी तरह हेमाटाइट जो है वो लोहा का ही ओर है। हेमाटाइट जो है वो लोहे का ओर है। ओके, अयस्क है। मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु मतलब जब किन्हीं दो धातुओं को आपस में मिला करके कोई धातु बनाई जाती है तो उसको हम मिश्र धातु, या इंग्लिश में इसको हम एलॉय कहते हैं। ओके, देखिए इसमें मिश्र धातु कौन सी है? तांबा है, टिन है, जस्ता है, पीतल है। पीतल इसमें जो है वो मिश्र धातु है। इसमें दो धातुओं का मिश्रण होता है। बाकी आपका तांबा, टिन, जस्ता ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, या ये एक अपने आप में धातु है। ओके, लेकिन पीतल जो है वो आपकी एक मिश्र धातु है जिसको एलॉय कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में एनीमिया के कारण कौन कौन से हैं। देखिए,
एनीमिया जो है वो रक्त में कमी, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें रक्त से रिलेटेड जिस बीमारियां हो, या रक्त में जो रक्त का एक स्टैंडर्ड है WHO की तरफ से जो स्टैंडर्ड होता है उसमें कमी होना, उस रोग के कारण आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन देखिए जो दिए हुए हैं, गरीबी है, पॉवर्टी, गंदा रहन सहन, अज्ञानता, अनअवेयरनेस, या उपरोक्त सभी। ओके, सो देखिए अगर आपको पोषण सही से नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं वो अगर आपके भोजन में नहीं जा रहे हैं तो वो भी एनीमिया का कारण हो सकता है। गंदा रहन सहन, अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है जहां आप रह रहे हो, तो उससे भी एनीमिया हो सकता है। अज्ञानतावश, अगर आपको पता ही नहीं है कि खून को या रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट खाने चाहिए, कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, तो वो भी आपका एक कारण हो सकता है। ओके, सो गरीबी, रहन सहन, गंदा रहन सहन और अज्ञानता, ये तीनों आपके एनीमिया के कारण है। ओके, सो उपरोक्त सभी जो है वो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का कारण जो है वो जीन परिवर्तन है। जो जीन में परिवर्तन होता है सो वही उत्परिवर्तन का कारण होता है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मूर्छित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, मूर्छित व्यक्ति को सबसे जरूरी जो है प्राइमा फेसी, वो आपको खुली हवा की जरूरत होती है। अगर आसपास के वातावरण में अगर खुली हवा उपलब्ध है तो मूर्छित व्यक्ति को सबसे पहले उसी की आवश्यकता होती है। बाकी पानी की, शांति की, सभी पानी और शांति की वो तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले उसको ओपन एयर में ही चाहिए। ओके, तो मूर्छित व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो खुली हवा है। नेक्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट एड, जिसको हम प्राथमिक उपचार की आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सो प्राथमिक उपचार का मतलब है कि किसी भी रोगी को या किसी भी पर्सन को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। सपोज करिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट किसी रोड के पास में, किसी रोड पे या किसी हाईवे पे कहीं पे होता है, सो हो सकता है कि जो अस्पताल है, जो सबसे नजदीक अस्पताल है, वो थोड़ी दूरी पे हो। सो उसको अस्पताल ले जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? पट्टियां हैं, आपका डेटॉल है, साफ रुई है, ये सब सारी चीजें आपको जरूरत लगती है। ओके, सो उपरोक्त सभी जो है ये यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक चयनवाद, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो डार्विन द्वारा किया गया था। ओके, जब आपके एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी या लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि जो प्राकृतिक चयनवाद है वो क्या है और कैसे होता है। निम्न में से सांद्रण विधि कौन सी है? सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि। तो निस्तापन विधि को इंग्लिश में हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन जो है वो सांद्रण विधि नहीं है। बाकी फेन प्लवन है, चुंबकीय पृथक्करण है, मैग्नेटिक सेपरेशन जिसको हम कहते हैं, ग्रेविटेशनल सेपरेशन कहते हैं, ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो ये तीनों आपकी सांद्रण विधियां हैं, लेकिन निस्तापन विधि जो है वो इसकी विधि नहीं है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में कौन सा आवेश आ जाता है? देखिए, कांच की अगर कोई छड़ है उसको अगर हम रेशम से रगड़ेंगे तो उसमें जो है वो धनावेश आ जाएगा। ओके, क्योंकि कांच में जो होता है वो पॉजिटिव, जिसको हम कैटायन कहते हैं, धनावेश होता है, और जो रेशम होता है उसमें ऋण आयन होता है, नेगेटिव चार्ज, या एनॉयन इसको हम कहते हैं। ओके, सो इससे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धनावेश आ जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विकता है, जिसको हम मेटेलिक कैपेसिटी कहते हैं, ओके, सो धात्विकता जो है वो बढ़ती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में दाएं से बाएं जाने पर या किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिणाम होता है। तो अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे तो धातुएं जो है, जो धात्विकता है
वो बढ़ती जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम क्या है। जो ब्लड का क्लॉट बनाती हैं सेल्स, उनको क्या कहते हैं? सो उनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। एलिसा परीक्षण है, सो एलिसा आपको पता होगा जो एड्स बीमारी है उसका परीक्षण करने की एक प्रोसेस है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना जो है आपका वो सीसा, जिसको हम लेड कहते हैं, उसका ओर है, और इसका फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी, लेड सल्फाइड या पीबीएस जिसको हम कहते हैं। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, और जो एनिमल्स हैं, उनके परस्पर संबंधों से इकोसिस्टम बनता है, या आपका इकोसिस्टम, या जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ड्राई सेल होती है उसमें जो कार्बन की छड़ें होती हैं, जो कार्बन रॉड्स होती हैं, वो एनोड का कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 1984 या 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया? जो एचआईवी वायरस है उसका आविष्कार किसने किया? तो वो रॉबर्ट सी गैलो ने किया था। ओके, ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस वजह से हम इनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है? सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो आपकी 3 खुराक, इसमें जो 3 डोजेज हैं वो दी जाती है। फिर आपका जो कथन कारक वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राथमिक उपचार में तात्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, किसका है? तो ये कथन जो है वो वुडवर्थ का है। उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट एड है उसमें तात्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब एट वंस उसको मेडिकेशन मिले, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए फर्स्ट एड में। प्राथमिक उपचार को प्रदान करने का अवसर निम्न में से किसमें नहीं होगा? देखिए, हड्डी टूटने पे, मोच आने पे, बेहोशी पे, तो ये आपको इन तीनों केसेस में फर्स्ट एड देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बुखार अगर किसी को आया है तो डायरेक्ट आप उसको हॉस्पिटल ही ले जाइए, उसमें फर्स्ट एड देने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट एड देने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है या हड्डी में कहीं मोच आई है, जब वैसे ही चलते फिरते हुए कोई मोच आई है, हड्डी टूट गई है, अगर तो बेहोशी आई है, तो ऐसी बीमारियों में, ऐसे केसेस में फर्स्ट एड दिया जाता है। लेकिन बुखार चूंकि आपकी नॉर्मल बीमारी है, बुखार अगर आपको होगा तो आप सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, ना कि कोई फर्स्ट एड लेंगे। सर्प के काटे व्यक्ति को रोकना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जनरल बिहेवियर, मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसको सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो सोने से रोकना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सोने लगेगा तो उसका जो जहर है वो शरीर में फैलने लगता है। ओके, सो इस वजह से सर्प काटे व्यक्ति को रोकना चाहिए, सोने से रोकना चाहिए। बाकी लेटने से, बैठने से, चलने से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सोने न पाए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है दालों में जो पल्सेस हैं, तरह तरह की जो दालें हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? तो आपको पता है दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? जब किसी को दम घुटने, जिसको हम अस्थमा कहते हैं, दम घुटने की जो बीमारी होती है, उस बीमारी में जो आर्टिफिशियल मेथड है उसमें उसको श्वास है वो दिलाई जाती है। कैसे? जो आपने इस समय कोविड टाइम में देखा होगा, बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी। तो उसमें जो सबसे मेन सिम्टम यही था कि जो पेशेंट है या जो रोगी है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उसी को हम दम घुटना कहते हैं। तो कृत्रिम विधि से उसको ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करके और एक मास्क ऊपर, जो मास्क लगता है चेहरे मुंह पे, उसको लगा के उसको आर्टिफिशियल, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राथमिक उपचारक होना चाहिए, मींस जो व्यक्ति फर्स्ट एड दे रहा है उसको क्या होना चाहिए? विवेकी, विनम्र, अच्छा, उपयुक्त सभी। तो ये आपके विवेकी होना चाहिए, मींस वो थोड़ा सा उस कंडीशन को समझे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन ना हो, उस कंडीशन को देख के खुद ना डर जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए। विवेक मतलब दिमाग से काम करने वाला हो, वो सारी क्वालिटी अब होनी चाहिए। हड्डी टूटने पर क्या बांधनी चाहिए? जब हड्डी टूटती है तो खपच्चियां जो होती हैं, वो लकड़ी की खपच्चियां जो है वो दोनों तरफ से, जैसी जरूरत हो दोनों तरफ से या चारों तरफ से, तीनों तरफ से वो बांधी जाती है। ओके, ताकि जो हड्डी है वो
दोबारा से या उस जगह से और कहीं डैमेज ना होने पाए। दुर्घटना स्थल से भीड़ को क्या करना चाहिए भाई, आप नॉर्मली जब कभी किसी रोड पे या किसी ट्रैफिक किसी पब्लिक प्लेस पे एक्सीडेंट को देखते हो तो देखिए सबसे पहले भीड़ लग जाती है वहां पे। सो उससे जो अफरा तफरी का माहौल बनता है, ओके, सो डर का माहौल हो जाता है कि क्या हुआ किसी को। सो इस वजह से दुर्घटना स्थल से सबसे पहले भीड़ को हटा देना चाहिए, ओके। उससे फिर आसपास का माहौल बिगड़ने लगता है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है, ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब होता है। सो इस वजह से दुर्घटना अगर कहीं हुई भी है सो भीड़ को वहां से हटा देना चाहिए, ओके। सो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड, ओके। थैंक यू।